हाल ही में भारत की शिक्षा नीति में बस एक शब्द को लेकर जो हंगामा बरपा है, उसने एक बहुत पुराने और गहरे संघर्ष को फिर से हवा दे दी है। ये सिर्फ एक नीतिगत बहस नहीं है, ये समानता के अधिकार की लड़ाई है। सोचिए, क्या वाकई एक सरकारी दस्तावेज में लिखा सिर्फ एक शब्द लाखों लोगों के अधिकारों पर भारी पड़ सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है और जिसने हमें हमारी व्यवस्था की कुछ गहरी खामियों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये पूरा संग्राम आखिर छिड़ा कैसे? इसकी जड़ें हैं 2024 के यूजीसी डी रिजर्वेशन विवाद में, जिसने इस पूरी बहस में कह सकते हैं आग में घी का काम किया। जैसे ही यूजीसी का ये ड्राफ्ट प्रस्ताव सामने आया, राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल आ गया। प्रतिक्रिया बहुत तेज और बहुत तीखी थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे सीधे सीधे उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश करार दिया। अब ये शब्द डी रिजर्वेशन आखिर है क्या, जिसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई सीट आरक्षित है और उस पर कोई लायक उम्मीदवार नहीं मिलता, तो उस सीट को अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए खोल दिया जाएगा। और यहीं पर आलोचकों का कहना है कि ये तो आरक्षण की पूरी बुनियाद पर ही हमला है। और देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 26 दिसंबर 2023 को यूजीसी ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करता है। जनवरी के आखिर तक ये मामला पब्लिक में आता है और हंगामा खड़ा हो जाता है। इतना ज्यादा दबाव बना कि 28 जनवरी को सरकार को सफाई देनी पड़ी कि कोई भी आरक्षित पद डी रिजर्व नहीं किया जाएगा। और महज 2 दिन बाद 30 जनवरी को यूजीसी ने ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही अपनी वेबसाइट से हटा लिया। मतलब हफ्तों के अंदर ही सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। तो 2024 का वो प्रस्ताव तो ठंडा पड़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि समानता की इस लड़ाई का एक और बड़ा अध्याय सामने आया। इस बार मामला था मजबूत कानूनों को बनाने का और फिर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक देने का। आखिर इन नए सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका बैकग्राउंड सच कहें तो बहुत दुखद है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे होनहार छात्रों की दर्दनाक मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और तभी से ये मांग उठ रही थी कि कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए सिर्फ सलाह मशवरे से काम नहीं चलेगा, अब सख्त कानूनों की जरूरत है। और ये जो नए नियम थे, वो पुराने नियमों से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। देखिए, 2012 के जो नियम थे वो ज्यादातर सलाह जैसे थे, कोई कानूनी ताकत नहीं, कोई तय समय सीमा नहीं। लेकिन 2026 के जो प्रस्तावित नियम थे वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी थे, मतलब उन्हें मानना ही पड़ता। इसमें सख्त टाइमलाइन थी और यूनिवर्सिटी के हेड्स की सीधी जवाबदेही तय की गई थी। तो इन नए नियमों में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना ताकतवर बनाता? पहली बात, हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी था। 24 घंटे चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन, शिकायतों की जांच के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त। और अगर कोई संस्थान इन नियमों को नहीं मानता तो उसकी ग्रांट रोकने से लेकर उसकी मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान था। मतलब अब बहानेबाजी नहीं चल सकती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? एक मजबूत सिस्टम बन रहा था। लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2026 के नियमों पर रोक लगा दी। और वजह क्या बताई? कि ये नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं। सोचिए, जो कानून सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे थे, उन्हें ही विभाजनकारी बता दिया गया। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है, लेकिन क्या हो अगर समाज पहले से ही बटा हुआ हो? अगर जमीनी हकीकत कुछ और ही हो? चलिए अब इन बहसों से निकलकर जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, जो अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। ये सेक्शन उन सच्चाइयों को सामने लाता है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हमें उन सख्त नियमों की आखिर इतनी जरूरत क्यों है। सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 118.4%। ये क्या है? ये पिछले सिर्फ 5 सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में हुई बढ़ोतरी है। ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक तरह का विस्फोट है जो हमारे कैंपस के माहौल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि ये समस्या देश के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा है,
साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, करीब 15,368। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश का। मतलब ये कि समस्या पूरे देश की है, लेकिन कुछ राज्यों में हालात ज्यादा गंभीर हैं। और ये टेबल तो एक और भी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती है। एक तरफ देखिए, अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में 50,000 से ज्यादा थे, जो 2022 में बढ़कर 57,000 की भी पार चले गए। और दूसरी तरफ सजा मिलने की दर वो घट रही है, 39% से गिरकर सिर्फ 32% पर आ गई है। मतलब साफ है, अपराध बढ़ रहा है और इंसाफ घट रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है, एक दर्द है। तो चलिए अब बात करते हैं उस मानवीय कीमत की जो समाज इन अत्याचारों के रूप में चुका रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक नौजवान अपनी ही शादी में घोड़े पर बैठा है और इस बात के लिए उसे पीट दिया जाता है। या फिर ये किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक दुकान के मटके से पानी पी लिया। और ये अपहरण, बर्बरता और फिर पेशाब पीने के लिए मजबूर करना, ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं हैं, ये किसी इंसान की आत्मा को कुचल देने की कोशिशें हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये एक हालिया रिपोर्ट का कवर है। ये रिपोर्ट ऐसी ही न जाने कितनी भयानक घटनाओं का जिक्र करती है और ये साफ तौर पर कहती है कि ये कोई एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हिंसा और सिस्टम के फेल हो जाने का एक खतरनाक पैटर्न है जो लगातार चल रहा है। तो हमने नीतियों की नाकामी देखी और हमने ज़मीनी हकीकत की क्रूरता भी देखी। तो अब सवाल ये है कि इन सब के बाद आज हम खड़े कहाँ हैं? हम एक ऐसे सिस्टम में खड़े हैं जो पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। आज की हकीकत को हम नियामक दुविधा कह सकते हैं। मतलब जो 2026 के मजबूत नियम थे, उन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और यूनिवर्सिटीज़ वापस उन्हीं 2012 के कमज़ोर गाइडलाइंस पर चल रही हैं, जो पहले ही छात्रों को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर आज हम एक गतिरोध में फंसे हैं। अत्याचार के 95% से ज्यादा केस ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के पास छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई साफ और सख्त आदेश नहीं है, और संविधान में जो समानता का वादा किया गया है, वो संस्थाओं की अनाकानी और बेरुखी की दीवारों से टकरा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कानून खुद ठंडे बस्ते में हो और हिंसा रोजमर्रा की हकीकत बन गई हो, तो फिर समानता का रास्ता वो शुरू कहाँ से होगा? ये सवाल सिर्फ सरकारों या अदालतों से नहीं है, ये हम सबसे है, पूरे समाज से है।